तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में देखेंगे उसका नाम है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एनीमिया के बारे में, एनीमिया यानी कि डिक्रीज इन ब्लड हीमोग्लोबिन, जैसे कि हमने पढ़ा था। तो उसमें काफी टाइप के एनीमियाज होते हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, ऐसा करके काफी सारे टाइप्स होते हैं। उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है उसमें से एक है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो इसमें जो नाम है उसी से मतलब पता चलता है कि एनीमिया यानी कि डिक्रीज इन द हीमोग्लोबिन लेवल। हीमोग्लोबिन लेवल अगर कम होता है तो हम उसे एनीमिया कहेंगे, लेकिन वो स्पेसिफिकली अगर आयरन के डेफिशिएंसी की वजह से होता है, आयरन कम होने की वजह से होता है, तो हम उसे कहेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि आयरन का मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, बॉडी में इसका रिक्वायरमेंट कितना है, एक्सक्रीट कहाँ से किया जाता है, ये सब चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आयरन मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले जो अपना डाइट होता है, कोई भी नॉर्मल इंडियन डाइट अगर हम लेंगे, तो अगर डाइट फुल्ली बैलेंस्ड डाइट है तो उसके अंडर में 10 to 15 मिलीग्राम्स ऑफ आयरन यानी कि Fe2+। तो आयरन जो है वो 10 to 15 मिलीग्राम्स आयरन हमें फूड में मिलेगा, डाइट में मिलेगा, जिसमें से एब्जॉर्प्शन जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा प्रेग्नेंट लेडी में, और ऐसे इंडिविजुअल में जहां जिस इंडिविजुअल में आयरन की डेफिशिएंसी हो। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो नॉर्मल आदमी में तो होगा ही, लेकिन प्रेगनेंसी में और आयरन डेफिशिएंसी में इसका एब्जॉर्प्शन जो होगा आयरन का वो इंक्रीज हो जाएगा। अभी जो आयरन है वो कहां से एब्जॉर्ब किया जाता है, तो आयरन जो एब्जॉर्ब किया जाता है वो किया जाता है डिओडिनम से या फिर प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ जेजुनम। तो जैसे कि हमें पता है कि स्टमक के आगे कोई पार्ट होता है जिसे हम डिओडिनम कहते हैं, और डिओडिनम के बाद जेजुनम होता है। तो जेजुनम के प्रोक्सिमल पार्ट में और डिओडिनम के पार्ट में आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। आयरन कहां कहां से मिला जाता है, तो आयरन डिराइव किया जाता है इंजेक्शन ऑफ फूड से, यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर हो गए, लीफी वेजिटेबल्स हो गए, बीन्स हो गया, मीट, लिवर, ये सब में से हमें आयरन काफी अमाउंट में मिलता है। और दूसरा रिसाइकलिंग आयरन फ्रॉम आरबीसी। तो जैसे आरबीसी का हाफ लाइफ हमें पता है कितना होता है, 100 to 120 डेज। तो 120 डेज के जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है तो उसके अंदर में भी आयरन प्रेजेंट होते हैं, तो वो आयरन क्या होता है, रीयूटिलाइज होता है और उसमें से नया हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है। तो आयरन कहां कहां से डिराइव किया जाता है, आयरन डिराइव किया जाता है सबसे पहला इंजेक्शन ऑफ फूड, जो खाना हम खाते हैं वहां से आयरन मिलता है, यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बीन्स, मीट, लीवर, ये सब में से मिलता है। और दूसरा आरबीसी जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं 100 या 120 डेज के बाद, उसमें से भी हमें आयरन मिलता है। इसके बाद लॉस ऑफ आयरन कहां से होता है, आयरन कहां से लॉस होता है, तो लॉस किया जाता है स्किन से, बॉवेल से और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से। कहां कहां से, स्किन से, बॉवेल से और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से। टोटल लॉस कितना होता है, आयरन जो है उसका टोटल लॉस कितना होता है, तो नॉर्मल मेल्स में या फिर नॉन मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स में 1 मिलीग्राम पर डे जितना लॉस होता है आयरन, और अगर मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल होंगे तो उसमें 1.5 मिलीग्राम पर डे जो होगा वो लॉस्ट होगा आयरन। तो टोटल लॉस कितना है, नॉर्मली मेल्स फीमेल्स में होगा 1 मिलीग्राम, और अगर मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल होंगे तो उसमें 1.5 मिलीग्राम लॉस किया जाएगा। एक्सक्रीट कहां कहां से किया जाता है आयरन, तो आयरन एक्सक्रीट किया जाता है यूरिन से, स्वेट से, हेयर और नेल। यूरिन, स्वेट, हेयर और नेल में से आयरन एक्सक्रीट होता है। तो ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन था जो हमें पता होना चाहिए था रिलेटेड टू आयरन मेटाबॉलिज्म।
तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सबसे पहले आयरन मेटाबॉलिज्म का देखा हमने। इसमें क्या है, तो डाइट अगर हम लेते हैं तो उसमें 10 to 15 मिलीग्राम आयरन हमें मिलता है। एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है प्रेगनेंसी में या फिर आयरन डेफिशिएंसी में। एब्जॉर्प्शन आयरन का कहाँ कहाँ पे होता है, तो डिओडिनम में होता है और प्रॉक्सिमल जेजुनम में होता है। आयरन कैसे डिराइव किया जाता है, तो सबसे पहला जो हम खाना खाते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बीन्स, मीट, लीवर, ये सब में से, और दूसरा जो ओल्ड आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वहां से भी आयरन मिलता है। आयरन लॉस कहाँ से होता है, तो ये होता है स्किन से, बॉवेल से, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से। टोटल लॉस अगर हम देखेंगे आयरन का तो 1 मिलीग्राम पर डे नॉर्मल मेल या फीमेल में होते हैं और 1.5 मिलीग्राम पर डे मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स में होते हैं। एक्सक्रीशन कहां से किया जाता है, तो एक्सक्रीशन किया जाता है यूरिन से, स्वेट से, हेयर या फिर नेल से। अभी जो भी आयरन आता है बॉडी में, हम जो भी प्रोडक्ट लेते हैं, हम जो खाना खाते हैं, जो आयरन आता है उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो सभी पार्ट जो है, सभी आयरन है वो जाके हीमोग्लोबिन बनाने का काम नहीं करते। तो वही चीज हम यहाँ देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन कैसे होता है। जो आयरन है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले 65% पार्ट जो है आयरन का वो हेमोग्लोबिन बनाता है। हाँ, जो आयरन बॉडी में 65% होता है वो जाके हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए काम में आते हैं। दूसरा 3.5% मायोग्लोबिन बनाते हैं, यानी कि मसल्स में जाते हैं। उसके बाद कुछ एंजाइम्स होते हैं, हीम एंड नॉन हीम एंजाइम्स, वहां पे 0.5% आयरन रहते हैं। ट्रांसफरिंग बाउंडेड आयन होते हैं, वहां पे 0.5% आयन होते हैं। ट्रांसफरिंग के साथ बाउंडेड रहते हैं आयन जो ब्लड सर्कुलेशन में घूमते रहते हैं, तो ट्रांसफरिंग बाउंडेड आयन होते हैं, वहां पे 0.5% आयन यूटिलाइज होता है। और लास्ट फेरिटिन या हम कह सकते हैं हेमोसिड्रिन, उसमें 30% आयन यूटिलाइज होता है। तो फेरिटिन एक टाइप का प्रोटीन होता है जिसमें 4500 मॉलिक्यूल्स आयन के होते हैं, और जब ये लेवल एक्सक्रीट की बढ़ जाता है, मतलब एक लेवल पे आ जाता है, तो उसके बाद आयन जो है बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है फॉस्फेट और हाइड्रोक्साइड के साथ में, जिसे हम कहते हैं हेमोसिड्रिन। क्या कहते हैं, हेमोसिड्रिन। तो डिस्ट्रीब्यूशन आयन कैसा होता है, सबसे पहले हेमोग्लोबिन में होता है 65%, मायोग्लोबिन में होता है 3.5%, हीम एंड नॉन हीम एंजाइम्स में होते हैं 0.5%, ट्रांसफरिंग बाउंडेड आयन में होते हैं 0.5%, और लास्ट फेरिटिन एंड हेमोसिड्रिन फॉर्म में होते हैं 30%। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है आयरन का। तो अभी तक हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन का मेटाबॉलिज्म और इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा। जैसे कि नाम से हमें पता चलता है कि आयरन की डेफिशिएंसी होने की वजह से हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, और उसे हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके इटियोलॉजीज क्या क्या है, इसके कॉजेज क्या क्या है। तो सबसे पहला, कभी भी कोई भी चीज का डेफिशिएंसी कब हमें पता चलता है, सबसे पहले ज्यादा लॉस होगा तब, दूसरा रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगा तब, तीसरा एडिक्वेट इंटेक नहीं होगा, या फिर चौथा एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि आयरन है बॉडी में, तो आयरन कब कब डेफिशिएंसी हो सकता है आयरन का, तो सबसे पहले इंक्रीज ब्लड लॉस। सबसे ज्यादा आयरन जो प्रेजेंट होता है वो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो अगर ब्लड लॉस होता है तो आयरन ज्यादा से ज्यादा निकल जाएगा और उसके वजह से डेफिशिएंसी देखने मिलेगा। दूसरा, इंक्रीज रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर हमें आयरन का जरूरत 1.5 मिलीग्राम पर डे है, यहाँ पे जैसे कि हमें देखा अगर 1.5 मिलीग्राम लॉस हो रहा है और हमारे पास 1 मिलीग्राम भी फूड में नहीं आ पा रहा है, तो क्या होगा, 0.5 mg है वो एक्स्ट्रा लॉस होगा, उसके वजह से भी डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगा। तो इंक्रीज रिक्वायरमेंट, जहां पे रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाता है। तीसरा है इनएडिक्वेट इनटेक, यानी कि
एब्जॉर्प्शन ठीक से हो रहा है, लेकिन हम पूरी तरह से जो फूड स्टफ्स है वो ले नहीं पा रहे हैं, तो इनएडिक्वेट इंटेक, उतने अमाउंट में हम आयरन नहीं ले पाते हैं। और चौथा है सब कुछ ठीक से हो रहा है, हम खाना भी अच्छे से खा रहे हैं, ब्लड लॉस भी नहीं हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है। खाना तो हम ले रहे हैं, लेकिन डिओडिनम में या प्रॉक्सिमल जेजुनम में जहां एब्जॉर्प्शन होना चाहिए आयरन का, वहां पे नहीं हो पा रहा है। तो चौथा है डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से भी हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। तो सबसे पहला ब्लड लॉस, ब्लड लॉस कब कब हो सकता है, उसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट होता है यूटेराइन, यूटेरस से ब्लड का लॉस होना, यानी कि फीमेल्स में अगर हम देखेंगे तो हैवी मेंस्ट्रुएशन, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लीडिंग, जब भी पीरियड्स आते हैं तब एक्सेसिव लॉस होना। दूसरा रिपीटेटिव मिस कैरेज, क्या होता है रिपीटेटिव मिस कैरेज, तो मिस कैरेज होने की वजह से भी हमें यूटेराइन ब्लड लॉस देखने मिलता है। पोस्ट मेनोपॉजल यूटेराइन ब्लीडिंग, मेनोपॉज के बाद भी यूटेराइन ब्लीडिंग ज्यादा अमाउंट में होने लगता है, कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं, फाइब्रॉइड हो सकता है या कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें ब्लड लॉस देखने मिलेगा और उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलेगा। तो यूटेराइन कॉज में क्या है, हैवी मेंस्ट्रुएशन, रिपीटेड मिस कैरेज, पोस्ट मेनोपॉजल यूटेराइन ब्लीडिंग। दूसरा है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अगर कोई भी तरह का पेप्टिक अल्सर है, अल्सर्स में से ब्लीडिंग होगा, पाइल्स या फिर हेमोरॉइड हम कह सकते हैं, वहां से ब्लीडिंग हो सकता है। हुकवर्म मैनिफेस्टेशन, हुकवर्म अगर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इंजेक्शन होता है हुकवर्म का, तो वो भी क्या करते हैं, ब्लड को निकालते हैं और जिसकी वजह से एनीमिया देखने मिलता है। कैंसर ऑफ द स्टमक एंड डिओडिनम, अगर कैंसर होता है स्टमक और डिओडिनम का तो भी ब्लीडिंग होता है। ईसोफेजियल वराइसिस, ईसोफेगस जो होते हैं, ईसोफेगस में जो वेन्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रोमिनेंट होने की वजह से वहां पे ब्लीडिंग होने का चांसेस होता है, इंजरी या अल्सरेशन हम कह सकते हैं। ईसोफेगस में अगर अल्सरेशन प्रेजेंट होते हैं, वेन को रप्चर कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होता है। और लास्ट है अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में भी हमने पहले देखा है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में क्या क्या रीजन हो सकते हैं, पेप्टिक अल्सर, हेमोरॉइड या पाइल्स, हुकवर्म मैनिफेस्टेशन, कैंसर ऑफ द स्टमक एंड डिओडिनम, इसोफेजियल वराइसिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस। तीसरा है रेनल, रीनल यानी कि किडनी। तो किडनी में से क्या देखने मिलेगा, तो हिमैचूरिया, अगर स्टोन या फिर ट्यूमर या फिर कैंसर के वजह से अगर यूरिन में ब्लड देखने मिलता है तो उसके वजह से भी ब्लड लॉस होगा और हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने मिलेगा। चौथा है नोज, नॉस्ट्रिल से। तो नॉस्ट्रिल से क्या होगा, अगर एपिस्टेक्सिस होता है, रिपीटेड एपिस्टेक्सिस होता है, नाक में से खून निकलता है रिपीटेडली, तो उसके वजह से भी ब्लड लॉस होगा। और लंग्स में हेमोप्टिसिस यानी कि स्पूटम में अगर ब्लड आता है, या मोस्ट प्रोबेबली हमें टीबी में देखने मिलता है, तो उसके वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी कि ब्लड लॉस होगा और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलेगा। तो इंक्रीज ब्लड लॉस की वजह से कौन कौन से कॉजेज है, यूटेराइन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, रीनल, नोज एंड लंग्स। दूसरा है इंक्रीज रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाना। रिक्वायरमेंट कब इंक्रीज होता है, जब इन्फेंट होते हैं, बच्चों लोग में, चाइल्डहुड स्टेज में रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। दूसरा प्रेगनेंसी और लैक्टिनेटिंग मदर्स में रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, तभी भी हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने मिलता है। थर्ड है इनएडिक्वेट इंटेक, यानी कि इंटेक अच्छे से नहीं मिलता। तो कब नहीं मिलता है, पुअर इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं होता कि आदमी आयरन के प्रोडक्ट्स या ये सब चीज खा पाए, तो आयरन की डेफिशिएंसी होने लगती है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। दूसरा पुअर डेंटिटेशन, यानी कि दांत जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं है, तो हम ये सब वेजिटेबल्स या मीट ये सब नहीं खा पाएंगे, जिसकी वजह से हमें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और एनीमिया देखने को मिलेगा। तो पुअर डेंटिटेशन,
लास्ट है डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। सब कुछ हम ले रहे हैं लेकिन ठीक से बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, तो भी डेफिशिएंसी देखने मिलेगा। कहाँ कौन से कंडीशन में देखने मिलेगा, तो पार्शियल या टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। जो गैस्ट्रिक है, जो अपना स्टमक है, उसका अगर कट करके निकाल दिया है पार्शियल या टोटल, तो भी हमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा आयरन का। दूसरा इंटेस्टिनल माल एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन में किसी प्रॉब्लम की वजह से एब्जॉर्प्शन जो है आयरन का वो ठीक से ना हो पाना, उसे हम कहेंगे इंटेस्टिनल मैल एब्जॉर्प्शन। तो ये दो रीजन की वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। पहला है पार्शियल एंड टोटल गैस्ट्रेक्टोमी और दूसरा है इंटेस्टिनल माल एब्जॉर्प्शन। अभी ये तो हो गया इटियोलॉजी। इटियोलॉजी यानी कि कॉजेज क्या क्या है। सबसे पहले इंक्रीज ब्लड लॉस, इंक्रीज रिक्वायरमेंट, इनएडिक्वेट इनटेक, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। अब क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या देखने मिलेगा। अगर पेशेंट को एनीमिया है तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या देखने मिलेगा। रिलेटेड टू एनीमिया और रिलेटेड टू एपिथेलियल टिश्यू चेंजेस, दो सब टॉपिक के अंडर ये देखना पड़ेगा। एक तो एनीमिया की वजह से यानी कि हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से क्या देखने मिलेगा, और दूसरा एपिथेलियम जो होता है, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस देखने मिलेगा, क्या क्या डैमेजेस देखने मिलेंगे। तो एनीमिया अगर होता है, हीमोग्लोबिन डिक्रीज होता है, तो सबसे पहली बात हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। अगर ऑक्सीजन कैरिंग कम हो गया तो पेशेंट को वीकनेस लगेगा, फटीग यानी कि स्ट्रेंथ ही नहीं देगा, बहुत वीकनेस जैसा लगेगा। डिस्निया ऑन एक्सर्शन, थोड़ा भी काम किया तो उन्हें दम लगने लगेगा, डिस्निया ऑन एक्सर्शन। पैल्पिटेशन, इंक्रीज हार्ट रेट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हार्ट रेट बढ़ने लगेगा, टैकीकार्डिया होगा तो पैल्पिटेशन लगेगा। पैलर यानी कि स्किन कलर व्हाइटिश होंगे, स्क्लेरा हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, ये सब व्हाइटिश होने लगेंगे तो पैलर देखने मिलेगा। डाइटरी क्रेविंग, बहुत लोगों में मड, क्ले ये सब खाने में अच्छा लगने लगता है, उसे हम कहते हैं डाइटरी क्रेविंग। ज्यादा काम करने की वजह से एंजाइना और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी होने के चांसेस होते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स रिलेटेड टू एनीमिया और रिलेटेड टू एपिथेलियल टिश्यू चेंज देखने के लिए सबसे पहले अगर एनीमिया में देखेंगे तो उसमें हमें वीकनेस देखने मिलेगा, फटीग, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, पैल्पिटेशन, पैलर, डायट्री क्रेविंग और अंजाइना विथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। दूसरा, अगर हम बॉडी में दूसरे चेंजेस देखेंगे तो क्या क्या देखने मिलेगा, तो सबसे पहला है कोएलोनचिया। क्या होगा, कोएलोनचिया देखने मिलेगा, यानी कि स्पून शेप नेल्स देखने मिलेंगे, स्पून शेप नेल यानी कि कोएलोनचिया देखने मिलेगा। एट्रोपिक ग्लोसाइटिस, क्या देखने मिलेगा, एट्रोपिक ग्लोसाइटिस यानी कि टंग में जो फिलीफॉर्म होता है, जो फिलीफॉर्म पेपिले होते हैं वो डिमिनिश्ड होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो फिलीफॉर्म पेपिले जो होते हैं वो कम होते जाएंगे, उसे हम कहते हैं एट्रोपिक ग्लोसाइटिस। तीसरा है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। तो जो हमारा टिप होता है, यहाँ पे जो लिप्स के बीच का जो पार्ट होता है, यहाँ पे क्रैक्स देखने मिलेंगे। क्या देखने मिलेगा, क्रैक्स देखने मिलेंगे, जिसे हम कहते हैं एंगुलर स्टोमेटाइटिस। और चौथा प्लम्बर विंसन सिंड्रोम देखने मिलेगा। तो प्लम्बर विंसन सिंड्रोम में क्या होता है, तो थ्रोट पार्ट में, थ्रोट में वेब शेप का अपीयरेंस देखने मिलेगा, जो जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, इंजेक्शन या फिर निगलने के लिए तकलीफ होने लगेगा, स्वॉलोइंग को डिफिकल्टी होने लगेगा, तो उससे हम कहेंगे प्लम्बर विंसन सिंड्रोम। तो एपिथेलियल डैमेज में या फिर एपिथेलियल टिश्यू डैमेज में क्या देखने मिलेगा, कोएलोनचिया यानी कि जो नेल्स होते हैं वो स्पून शेप देखने मिलेंगे। जो नेल्स हमारे ऐसे होते हैं, अगर ये फिंगर हम देखेंगे, नेल्स कुछ ऐसे होते हैं तो वो ऐसा स्पून शेप देखने को मिलेंगे। दूसरा एट्रोपिक ग्लोसाइटिस, तो जो टंग होता है, टंग में जो पेपिले होते हैं वो डिमिनिश्ड होने लगेंगे।
तीसरा एंगुलर स्टोमेटाइटिस यानी कि लिप्स के जो बाजू में है यहाँ पे क्रैक्स देखने मिलेंगे। और प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम यानी कि थ्रोट में वेब शेप अपीयरेंस देखने मिलेगा, जिसके वजह से क्या होगा, स्वॉलोइंग डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये रहा क्लिनिकल फीचर रिलेटेड टू एनीमिया और रिलेटेड टू एपिथेलियल टिश्यू डैमेज। अभी लेबोरेटरी फाइंडिंग में हमें क्या क्या देखने मिलेगा। लेबोरेटरी फाइंडिंग में सबसे पहला हीमोग्लोबिन, आरबीसीज, रेटिकुलोसाइट काउंट और एब्सोल्यूट वैल्यू हमें देखना है। एचबी कम दिखेगा, क्यों? क्योंकि आयन ही नहीं है तो पेशेंट को हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन कम होगा, उसके वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हीमोग्लोबिन कम होगा। आरबीसी ठीक से डेवलप नहीं हो पाएंगे तो उसके अंदर हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसिस्टिक, एनिसोसाइटोसिस, पॉइकिलोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। अभी हाइपोक्रोमिक क्या होता है, तो जो आरबीसी का सेल्स होते हैं उसके जो आउटर पार्ट होता है वो डार्क होता है। धीरे 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 क्या होता है, अंदर की तरफ जाते जाते ये पार्ट जो होता है वो लाइट होते जाता है, लाइट कलर का होते जाता है। लेकिन हाइपोक्रोमिक में क्या होता है, इसका कलर और भी कम हो जाता है, यानी कि वो कलर है, जो ब्राइटनेस है, जो डार्कनेस होता है वो एकदम से कम हो जाता है। दूसरा माइक्रोसाइटिक यानी कि स्मॉल आरबीसी या फिर स्मॉल सेल्स कह सकते हैं। तीसरा एनिसोसाइटोसिस यानी कि इरेग्युलर आरबीसी, सब आरबीसी का साइज एक जैसा नहीं होता, इरेग्युलर आरबीसी देखने को मिलते हैं। और चौथा है पॉइकिलोसाइटोसिस यानी कि इसमें कैसा होता है, 10% जो आरबीसी होते हैं वो एबनॉर्मल शेप के होते हैं। तो आरबीसी में हमें क्या देखने मिलेगा, हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक, एनिसोसाइटोसिस और पॉइकिलोसाइटोसिस। रेटिकुलोसाइट्स काउंट देखेंगे हम तो वो भी कम रहेंगे। और एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि हमने पहले भी देखा एमसीएच, मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन और मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम, ये तीनों चीज कम रहेंगे जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। हीमोग्लोबिन कम रहेगा, आरबीसी में हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसिस्टिक, एनिसोसाइटोसिस और पॉइकिलोसाइटोसिस देखने मिलेंगे। रेटिकुलोसाइट काउंट जो होगा वो कम हो जाएगा और एब्सोल्यूट वैल्यू डिक्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी अगर हम देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी नॉर्मल होगा, डब्ल्यूबीसी कैसा होगा, नॉर्मल। और प्लेटलेट भी देखेंगे तो प्लेटलेट भी कैसा होगा, नॉर्मल होगा। तो लेबोरेटरी फाइंडिंग में ये सब चीज हमें देखने मिलेगा। बायोकेमिस्ट्री टेस्ट अगर हम देखेंगे रिलेटेड टू आयन, तो हम आयन स्टडीज करते हैं। आयन स्टडीज में हमें 3-4 चीजें देखना होता है। सबसे पहला होता है सीरम आयन। सीरम आयन जिसका कॉन्सेंट्रेशन होता है 40 to 140 म्यूग्राम पर डेसीलीटर, ये कम होने लगता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। दूसरा टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जिसको हम कहते हैं TIBC, ये बढ़ने लगता है। नॉर्मल वैल्यू 250 से 450 होता है लेकिन ये बढ़ने लगता है। और सीरम फेरिटिन होते हैं, ये एक टाइप का प्रोटीन्स होते हैं जो स्टोर करते हैं आयरन को, ये कम होने लगता है, यानी कि इसका नॉर्मल वैल्यू 30 से लेकर 250 म्यूग्राम पर डेसीलीटर होता है, मिलीलीटर होता है, लेकिन ये कम होने लगते हैं। तो अगर बायोकेमिकल टेस्ट में देखेंगे तो आयन स्टडीज होता है जिसमें हम सीरम आयन देखते हैं, TIBC देखते हैं, टोटल आयन बाइंडिंग कैपेसिटी, और सीरम फेरिटिन। तो सीरम आयन जो है वो 40 to 140 होता है, नॉर्मल वैल्यू वो डिक्रीज होने लगता है, TIBC इंक्रीज होने लगते हैं और सीरम फेरिटिन डिक्रीज होने लगते हैं। तो ये चीज हमें बायोकेमिकल टेस्ट में देखने मिलता है। अभी ये सब चीज से तो पता चल जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी हुआ है, कैसे होता है, क्या क्या चीज देखते हैं, सिम्टम्स क्या है, साइंस क्या है, इन्वेस्टिगेशंस क्या है, ये सब चीज पता चलता है। लेकिन ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ व्यू हमें क्या करना चाहिए, तो ट्रीटमेंट पार्ट, अगर कोई क्रॉनिक डिजीज है तो सबसे पहले उसे ट्रीट किया जाता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि लॉस हो रहा है, पेप्टिक अल्सर है, पाइल्स है, हुकवर्म है, ये सबको पहले सबसे पहला
ट्रीट किया जाए। अगर ये ट्रीट हो जाते हैं उसके बाद हम आगे आयरन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं या फिर आयरन के सलाइंस दे सकते हैं और उसको फिर से बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ओल्ड क्रॉनिक जो बीमारी है उन्हें ट्रीट करना, उसके बाद ओरल थेरेपी और पेरेंटिनल थेरेपी, दो थेरेपी होता है। एक तो कुछ टैबलेट्स होते हैं जो मुंह से दिए जाते हैं और दूसरा सलाइन के थ्रू दिया जाता है। तो कुछ चीजें जो ओरली दी जाती है, तो आयरन जो है वो काफी सारे फॉर्म में आता है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में आता है। तो सबसे पहला होता है फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट और पॉलीसेकेराइड आयरन। तो ये सभी जगहों पे अलग अलग अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो कंडीशन के हिसाब से या हीमोग्लोबिन के हिसाब से हमें ये आयरन टैबलेट चूज करके देना होता है। तो टैबलेट्स जो होते हैं वो फेरस सल्फेट में होता है, फ्यूमरेट में होता है, ग्लूकोनेट में होता है और पॉलीसेकेराइड आयरन होते हैं। दूसरा, एब्जॉर्प्शन जो होता है आयरन का वो फास्टिंग में बहुत जल्दी होता है। तो कभी भी अगर खाली पेट आयरन देंगे तो अच्छा है, लेकिन इसमें उन्हें कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो खाने के साथ या खाने के बाद आयरन का टैबलेट देना चाहिए। जो आयरन का टैबलेट देते हैं उसका रिस्पांस कितने दिन में आता है, तो 3 to 4 डेज में, और सबसे ज्यादा रिस्पांस या फिर पीक टाइम देखने मिलता है 10 डेज में। अगर समझो पुअर रिस्पांस आ रहा है, देने के बाद भी अगर रिस्पांस ठीक से नहीं आ रहा है, तो यानी कि सबसे पहला चीज हमारा डायग्नोसिस गलत हो चुका है। दूसरा, ब्लड लॉस स्टॉप नहीं हुआ होगा। तीसरा, बोन मैरो जो होता है जहां पे आरबीसीज बनते हैं, स्टोर होते हैं, वो बोन मैरो सप्रेशन होता है इम्यूनिटी कम होने की वजह से। तो बोन मैरो सप्रेशन भी होगा तो भी हमें रिस्पांस नहीं मिलेगा। और लास्ट, माल एब्सॉर्प्शन, हम कितना भी दे दें लेकिन अगर बॉडी वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करता तो भी हमें रिस्पांस नहीं मिलेगा ओरल थेरेपी का। तो ओरल थेरेपी में क्या क्या देते हैं, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट और पॉलीसेकेराइड आयरन। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो फास्टिंग या खाली पेट में अच्छे से होता है, लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्राइटिस होता है तो पेशेंट को विथ फूड या आफ्टर फूड दिया जाता है। रिस्पांस देखने मिलता है 3 to 4 डेज में और पीक देखने मिलता है 10 डेज में। अगर टैबलेट्स का रिस्पांस नहीं मिलता है तो वो या फिर लॉन्ग डायग्नोसिस की वजह से होगा, कंटिन्यूअस ब्लीड की वजह से होगा, सप्रेशन ऑफ बोन मैरो की वजह से होगा या फिर माल एब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा ओरल थेरेपी के अलावा थ्रू आईवी हम दे सकते हैं। तो आईवी के थ्रू देते हैं तो पेरेंटिनल थेरेपी होता है। पेरेंटिनल थेरेपी कब दे सकते हैं, तो जब पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता ओरल टैबलेट्स लेने की वजह से। सबसे मेन प्रॉब्लम आयरन का होता है कॉन्स्टिपेशन। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पाइल्स होने के चांसेस होते हैं, तो इनमें टॉलरेंस लेवल अगर नहीं है ओरल का तो आईवी दिया जाता है आयरन। दूसरा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर, कोई भी डिसऑर्डर जो होगा रिलेटेड टू गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तो उसमें माल एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाएगा तो हमें पेरेंटिनल थेरेपी देना पड़ेगा। तीसरा, पोस्ट ऑपरेटिव, पेशेंट अगर एनबीएम है, हीमोग्लोबिन अगर जरूरत है, ओरल नहीं दे सकते, फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो भी हम पोस्ट ऑपरेटिव या ऐसे टाइम पे आईवी के थ्रू आयरन देते हैं। तो ये दो चीज हो गया, एक तो ओरल थेरेपी हो गया और एक तो पेरेंटिनल थेरेपी हो गया। तो इस तरीके से हम देते हैं। अगर फॉर्मूला देखेंगे कि आयरन कितना देना चाहिए पेरेंटिनल फॉर्म में, तो हीमोग्लोबिन इन ग्राम बिलो नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज के नीचे कितना हीमोग्लोबिन है उसको 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसमें 500 को हम ऐड करेंगे और उतना अमाउंट में हमें आयरन बॉडी में देना चाहिए। ये एक फॉर्मूला है। हीमोग्लोबिन इन ग्राम्स बिलो नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज से कम कितना हीमोग्लोबिन है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 250 से और उसमें फिर 500 को ऐड करेंगे, तो इतने अमाउंट में हमें आयरन देना होता है। अभी आयरन देने के बाद एडवर्स इफेक्ट हमें क्या क्या देखने मिलता है, तो सभी चीज का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट होता है। तो सबसे पहला आयरन का भी एडवर्स इफेक्ट होता है एनाफाइलेटिक शॉक या फिर एनाफाइलेटिक रिएक्शन। दूसरा, हाइपोटेंशन, बीपी कम हो जाना। तीसरा, सर्कुलेटिंग कोलैप्स,
सर्कुलेटरी कोलैप्स होता है, या फिर हम कह सकते हैं वॉमिटिंग भी देखने मिलता है, और मसल पेन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट में क्या क्या देखने मिलेंगे, तो एनाफाइलेटिक रिएक्शन देखने मिल सकता है, हाइपोटेंशन देखने मिल सकता है, सर्कुलेशन कोलैप्स देखने मिल सकता है, वॉमिटिंग देखने मिलता है, या फिर मस्कुलर पेन देखने को मिलेगा। तो आज के लेक्चर में हमने एनीमिया के ऊपर, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में देखा, आयरन मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन, etiology ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्लिनिकल फीचर्स, लेबोरेटरी फाइंडिंग, बायोलॉजिकल फाइंडिंग और प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, ओरल और पेरेंटिनल थेरेपी, और लास्ट में हमने एडवर्स इफेक्ट के बारे में भी देखा है।